एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हेडिंग लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ आपसे पूछूं स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपको पता है। एकदम सिमिलर तरीके से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में भी एक रिलेशन होता है। तो लिखिए टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे उसी एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है। इसी वाले स्टेटमेंट में अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा ये जो है ना ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टॉर्क है ये, ठीक है। क्या होगा अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला एक्सटर्नल टॉर्क ही जीरो हो जाए? अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेसिकली डीएल बाई डी टी ही जीरो हो गया? डीएल बाई डी टी जीरो होने का मतलब ये हुआ कि एल वेक्टर इज कांस्टेंट, तभी तो डीएल बाई डी टी जीरो है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो हमने यहां से कंक्लूड किया कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए या कंजर्व होना चाहिए? बात एक ही है, कंजर्व। इट मीन्स सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल जो होगा वही फाइनल होगा, वही किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम पर होगा। तो आप लिख लो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इस छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और बड़े ही इजीली बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल ये तभी अप्लाई हो सकता है जब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क, ध्यान रहे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। तो स्टेटमेंट में अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें मान लो, तो हम लिखेंगे इफ टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट। अच्छा, वैसे हमें ये तो पता है कि चाहे टॉर्क हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों ही किसी न किसी पॉइंट के अबाउट या किसी न किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होते हैं। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। दूसरे एक्सिस के अबाउट हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप लिख लो कि अगर किसी पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट ओ विल बी कंजर्व्ड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होता है। ग्राउंड पे ही बैठ के ये सब कुछ करना होगा, ठीक है। वैलिड इन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट एक तरीके से, वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब जाके ये बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस कुल मिला के स्टेटमेंट में इतना है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर जीरो है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो कि जिससे हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में गिवन है कि मान लेते हैं कि एक डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है। कितने ओमेगा से? इन्होंने दे रखा है कुछ डेटा, इसका दे रखा है इन्होंने कि मान लेते हैं ये पहले से घूम रहा है और ये है 3 रेडियन पर सेकेंड से। इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 4 kg/m², ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि एक दूसरा डिस्क जो कि रेस्ट में है, जो कि मूव नहीं कर रहा है, इसी एक्सल के ऊपर इस वाले एक्सिस के ऊपर एक दूसरा डिस्क जेंटली ले आके उसको प्लेस कर दिया जाता है नीचे वाले डिस्क के ऊपर।
आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही प्यार से इस ऊपर वाले डिस्क को ले आके हमने सटा दिया। कौन सा वाला डिस्क से? जो कि नीचे घूम रहा है। तो हम सब इस बात को एग्री तो करेंगे कि जैसे ही ये वाला डिस्क कांटेक्ट में आएगा रोटेटिंग वाले के, दोनों ही एक साथ घूमने लग जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो पहले तो इसका कंडीशन लिख देता हूँ कि इस डिस्क का जो सॉरी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये गिवन है आपको 2 kg/m², और इसका ओमेगा इनिशियल 0 है। ये दोनों क्लब हो गए, अब एक साथ घूमने लगे। तो मैं नया वाला सिस्टम बना देता हूँ। व्हेन, यहाँ पे लिख लो, व्हेन, इसको डिस्क ए ले लो और इसको डिस्क बी ले लो। व्हेन डिस्क ए इज प्लेस्ड gently over disk B, find angular velocity of combination. Find angular velocity of combination. इसके दो पार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों ही पार्ट होने वाले हैं, जिसमें दूसरा वाला पार्ट हम लोग करेंगे कि भाई वर्क कितना आया। अच्छा, ये भी मान के चलते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह है, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह है। वैसे भी अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर दोनों एक साथ कैसे मूव करते कुछ टाइम के बाद, है ना? फ्रिक्शन तो होना ही है। तो देखो, हमें ये तो पता है कि जैसे ही ऊपर वाला डिस्क नीचे वाले डिस्क के कांटेक्ट में आएगा, तो अगर मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाऊं, नीचे वाले डिस्क का भी और ऊपर वाले डिस्क का भी एक साथ, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। अब ये दोनों दोनों सिस्टम, मतलब दोनों डिस्क एक साथ मूव कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि ये ओमेगा से घूम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पूरे सिस्टम का अगर मैं बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? दोनों के अपने अपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अगर देखोगे तो पहले वाले का 2 था, दूसरे वाले का 4 है, तो टोटल कितना बना? 6। और सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा मान लेते हैं। यही वाला हमें फाइंड करना है, ओमेगा। अच्छा, सोच के बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लो, दोनों डिस्क को मिला के सिस्टम कंसिडर कर लो, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्सेस इस वाले सरफेस पे कांटेक्ट पे एक्ट कर रहा होगा वो तो अंदर की बात होगी। क्या नीचे वाले डिस्क के ऊपर टॉर्क लगा होगा कि नहीं? लगा होगा, फ्रिक्शन की वजह से। ऊपर वाले पे लगा होगा कि नहीं? उस पे भी लगा होगा, नीचे वाले जो डिस्क है उसकी वजह से। लेकिन अगर मैं दोनों को ही सिस्टम ले लूं, तो वो जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल बन गया और उसका टॉर्क भी इंटरनल बन गया। एक्सटर्नल टॉर्क कितना है सिस्टम के ऊपर? वो तो जीरो है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई टॉर्क एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल। अब इनिशियल का मतलब क्या हुआ? ये वाला कंडीशन, और फाइनल ये है। तो इनिशियल कंडीशन में पहले वाले डिस्क, मतलब डिस्क ए के पास कोई एंगुलर मोमेंटम था क्या? नहीं था, तो उसका जीरो हो जाएगा। दूसरा वाला डिस्क 3 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था, तो उसका आई इंटू ओमेगा लिखेंगे। आई कितना है? 4, इंटू ओमेगा कितना है? 3। मैं इस वाले रोटेशन को, मतलब जब एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। डायरेक्शन का भी बहुत रोल है, ये बात ध्यान रखना है। तो अब बताओ, फाइनली क्या हुआ? फाइनली पूरा पूरा सिस्टम घूमने लगा। ओमेगा को हमने इसी सेंस से मान रखा है कि वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैं पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, सिंपल। तो कितना आ गया? ओमेगा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड।
ओमेगा कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं समझाने के लिए भले ही इतना लेंदी थोड़ा बहुत लगा होगा कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया, ऐसा नहीं। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बस आपको एल इनिशियल एल फाइनल करना है, उसके बाद अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसका एक और पार्ट है, एक या दो पार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम घट जाएगी या जितनी इनिशियल थी उतनी ही बनी रहेगी, ये कैसे पता करें? चेक करते हैं। सवाल इसमें ये है, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सवाल लिखो, व्हाट इज, इसका बी पार्ट है, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर चेंज आएगा क्या, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों साथ में चलते नहीं, फ्रिक्शन था, काइनेटिक वाला रहा होगा, तो एनर्जी का लॉस कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। अगर आप सोच पा रहे हैं ऐसा तो सही सोच रहे हैं। तो बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना लिखोगे? क्या पूरा का पूरा सिस्टम प्योर रोटेशन में था और पहला वाला डिस्क तो इनिशियली जीरो एंगुलर वेलोसिटी था उसके पास, तो ओमेगा हो गया, सॉरी जीरो हो गया ये। दूसरा वाला डिस्क, भाई टोटल सिस्टम का लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वाज जीरो और बी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 4, ओमेगा कितना था, 3, 3 था क्या, बिल्कुल। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये टोटल कितना आ गया, 2 3 9 18 जूल। ये कितना आया, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वाज 18 जूल। अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें ये तो पता है कि पूरा पूरा सिस्टम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें पता है कितना, 6 के बराबर। तो लिखो, हाफ आई सिस्टम 6 हो जाएगा इनटू ओमेगा सिस्टम कितना हो जाएगा 2, यहाँ हमने कैलकुलेट किया ना, और सिस्टम का आई पहले पता था, तो ओमेगा स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, 2 2 2 6 2 12, 12 जूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 18 जूल थी, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12 जूल ओनली। बाकी का 6 जूल कहाँ गया होगा, सोचो। लॉस तो हुआ है, चेंज तो हुआ है। तो अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलूं डेल्टा के, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 12 माइनस 18 या -6 जूल। ये 6 जूल की इक्विवेलेंट एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी कहाँ गई, फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में वर्क किया होगा ना, वहां लॉस हुआ, तो इतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट वगैरह में चला गया होगा, ठीक है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, फ्रिक्शनल फोर्सेस ने डिस्क बी के ऊपर कितना वर्क किया होगा। फ्रिक्शनल फोर्सेस ने डिस्क बी के ऊपर कितना वर्क किया होगा, निकाला जा सकता है क्या? क्या फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है कि कितना लग रहा है? मास वगैरह तो दिया नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है ऐसे। लेकिन अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, तो हमें बड़े ही इजीली फ्रिक्शन का वर्क डन पता चल सकता है, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो, अगला वाला पार्ट इसका करते हैं, सी पार्ट। तो बताना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन डिस्क बी, बी वाले डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। तो देखो, हमें ये तो पता है कि डिस्क इनिशियली कितने से घूम रहा था, इनिशियली कितने से घूम रहा था ये, 4 कितना है, हाँ 3 रेडियन पर सेकेंड से, कितने से घूम रहा था, 3 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था।
और जब फाइनल, अगर मैं फाइनल पूछूं फाइनली कितने से घूम रहा था, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा था कि भाई 2 रेडियन पर सेकेंड से सिस्टम घूम रहा है। तो यही डिस्क बाद में कितने से घूमने लगा? 2 रेडियन पर सेकेंड से। क्या इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ये किसकी वजह से हुआ होगा? क्या इस सिस्टम पर कोई भी ऐसा फोर्स है? क्या ग्रेविटी फोर्स एक्ट मतलब वर्क कर सकता है क्या? कोई और फोर्स है ही नहीं फ्रिक्शन के अलावा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस वाले सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, पर उसको डिनोट कर पाना कि कितना लग रहा था, ये बड़ा मुश्किल काम है। बट हम उसका वर्क डन पता कर सकते हैं। कैसे? मुझे ये तो पता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितने से चेंज हुए? देखो, हाफ के फाइनल माइनस के इनिशियल, बी वाले का। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो गया? 8 माइनस ये हो गया 3 9 दिन 18 माइनस का 10 जूल। कितना आया? माइनस का 10 जूल। और माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि नीचे वाला जो डिस्क है ना, जैसे पहले, हाँ, पहले पहले बहुत तेजी से स्पिन कर रहा था, उसकी वेलोसिटी घटी है, मतलब फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी को घटाई है, तो उसके स्पिन के ऑपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा था, इसलिए उन्हें उसने एनर्जी का लॉस करवा दिया। अगर मैंने आपसे पूछा होता कि डिस्क ए के ऊपर फ्रिक्शन ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैलकुलेट करना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैसे मतलब अप्लाई करना है, ये आपको आपने एक क्वेश्चन के थ्रू सीखा। एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसमें उन्होंने बोला है कि, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। वैसा ही एक डिस्क है फिर से, और इस डिस्क के ऊपर यहाँ पे कॉकरोच है। इस कॉकरोच का मास है m और डिस्क का मास है 6m। डेटा एक बार देख लेते हैं। ठीक है। इनिशियली ये जो कॉकरोच है, ये 0.8 आर पर था, जहां आर इज रेडियस ऑफ डिस्क। और इनिशियली ये ओमेगा से घूम रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, ये डिस्क था, ये कॉकरोच। आर क्या है? रेडियस ऑफ डिस्क। सवाल ये है, सवाल ये है कि अगर when when insect या cockroach, when insect crawls to rim of disk, what is the final angular velocity of disk? What is new angular velocity of disk? अगेन, कॉकरोच जैसे जैसे मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्ट तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस पूरे को ही सिस्टम ले लूं, कॉकरोच प्लस सिस्टम, किसको लेना है? सिस्टम किसको लेना है? सिस्टम लेना है, इंसेक्ट बोल रहा हूं इसको, इंसेक्ट प्लस डिस्क। अगर मैं इसको सिस्टम ले लूं तो फ्रिक्शन क्या बनेगा? भाई इंसेक्ट के पैरों और डिस्क के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, तो फ्रिक्शन क्या हो गया? इंटरनल। और जैसे ही फ्रिक्शन इंटरनल बना, उसका टॉर्क भी
इंटरनल बन गया। इट मीन्स सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। और अगर ये बात सत्य है तो मैं एल इनिशियल और एल फाइनल कर सकता हूं। अब सोचो इनिशियली और फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये है कि पहले पार्टिकल पॉइंट 8 आर पे था, बाद में आर पे चला गया, तो उसका लोकेशन बदल गया। उसके लोकेशन बदलने की वजह से सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला तो ओमेगा बदल जाएगा। भाई एल कांस्टेंट है, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, आई बदला तो ओमेगा बदलेगा ही बदलेगा। तो देखो अगर मैं इनिशियल टाइम पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखता तो क्या लिखता, देखो डिस्क का प्लस पार्टिकल का, दोनों का एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं। तो देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी इंटू आर, तो एम इंटू आर इंटू, एक मिनट, इंटू ओमेगा होगा ना ये, प्लस एम इंटू 0.8 आर पर है ना, एम वी आर लिख रहा हूं मैं, तो वी इजकल टू आर इंटू ओमेगा। इसका आर कितना है 0.8 आर के बराबर, तो आर इंटू ओमेगा, एम वी इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू, फाइनली यही पार्टिकल उसके रिम पे चला जाता है। तो जो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो मैं मान लेता हूं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा डैश, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 6m आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू एम वी आर लिखेंगे ना, तो एम वी किसके बराबर बनेगा, आर इंटू ओमेगा, तो एम वी इंटू आर ये लिखेंगे। बस अब तो बचा ही क्या है, इसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे इसको। देखो कैसे, एम आर स्क्वायर तो हर तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 ओमेगा प्लस 0.64 0.64 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, राइट साइड क्या बने देखो, 3 ओमेगा डैश प्लस ओमेगा, यही बनेगा। तो यहां से 4, ये ओमेगा डैश है, तो 4 ओमेगा डैश की वैल्यू 3.64 ओमेगा के बराबर आ गई। तो यहाँ से जो ओमेगा डैश की वैल्यू है ये आ जाएगा 3.64 डिवाइड बाई 4। तो इस तरीके से इनटू ओमेगा। अब आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से कैंसिल वैंसिल करना कराना है, उससे आंसर आपका जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा से थोड़ा सा घट जाएगा, वो दिख रहा है। 3.6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ओमेगा जो फाइनल आएगा वो एक से तो कम ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल ऐसा पूछा जाता है, स्टैंडर्ड सा सवाल ये भी है कि एक पार्टिकल, एक डिस्क है या एक रिंग ले लेते हैं, रिंग, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एक रिंग है जिसको हमने स्पिन करा दिया तेजी से, एक्सिस के अबाउट स्पिन करा के प्लेस कर दिया एक ग्राउंड सरफेस के ऊपर। हमें ये तो पता है कि जैसे मैं ग्राउंड सरफेस पे रखूंगा उस पर आगे की तरफ टॉर्क लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये रीजन है कि वो बहुत तेजी से आगे की तरफ एक्सलरेट करता है, और आगे जाते 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 कुछ टाइम के बाद वो रोल करने लगता है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई आगे जाके उसका नया वाला एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रोलिंग पढ़ना पड़ेगा, तो रोलिंग तो अभी हमने किया नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा सिंपल ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक रॉड है, ठीक है,
इस रॉड पर दो पार्टिकल रखे हैं, एकदम एक्सिस के ऊपर ही दो पार्टिकल्स रखे हैं। इसका भी मास m है, इसका मास m है, ठीक है। और इस रॉड का, ये जो रॉड है इसका मास m है और लेंथ है 2l के बराबर, या l ले लेते हैं। मास m और लेंथ इज l। इनिशियली ये जो पूरा पूरा सिस्टम है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से। तो जैसे कि स्पिन करना शुरू करते हैं ओमेगा नॉट से, दोनों पार्टिकल बाहर की तरफ जाना शुरू करते हैं। सवाल ये है व्हेन बोथ पार्टिकल reaches the end of a rod, find new angular velocity of new angular velocity of रॉड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस फ्रिक्शन वगैरह होंगे भी अगर, तो वो इंटरनल बन जाएंगे। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो सिंपल से बस एक स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो अगर मैं दोनों पार्टिकल और रॉड को इंटरनल मतलब सिस्टम में ले लूं, तो एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। इट मीन्स एल इनिशियल और एल फाइनल बराबर होगा। इनिशियल टाइम में देखा जाए तो दोनों ही पार्टिकल क्योंकि एक्सिस पर ही रखे गए हैं, तो उनके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, तो उनका तो जीरो प्लस जीरो आ जाएगा। रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो कितना होगा, आई इंटू ओमेगा के बराबर। आई कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और फाइनली जब दोनों के दोनों पार्टिकल एंड पर पहुंच जाएंगे, तो दोनों ही पार्टिकल का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आप चाहो तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिख दो। क्या पार्टिकल एल बाई टू डिस्टेंस पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। अच्छा, क्योंकि दो पार्टिकल हैं, दोनों का सेम ही होना है, तो मैंने टू लगा दिया, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा हो जाएगा। बस यहाँ पे ओमेगा नॉट भी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो एम एल स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड बचा है ओमेगा नॉट बाई 12, और राइट साइड बन जाएगा ओमेगा बाई 2, और इधर बना है ओमेगा बटा 12। तो ये भी बन जाएगा 6/12, 7/12, टोटल बन जाएगा 7/12 ओमेगा। तो 12 से 12 चला गया, तो ओमेगा इज ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई 7। मतलब जब जब दोनों पार्टिकल एंड पर पहुंचेंगे, तब रॉड का एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा और ओमेगा नॉट का 1/7 रह जाएगा। ऐसे ही एक बड़ा ही स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया जाता है आपको, आप जहाँ भी अभी पढ़ रहे होंगे, क्लास में बोलते हैं कि भाई एक एक बच्चा है, वो अपने मतलब अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, एक डिस्क के ऊपर रखा है, एक डिस्क के ऊपर खड़ा हो गया, डिस्क स्पिन कर रहा है, उसके सेंटर पे खड़ा हो गया, हाथ फैला के रखा है। जैसे ही हाथ को मोड़ेगा, उसकी ओमेगा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी। तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भाई जब हाथ फैला के रखा है, उस कंडीशन में आई जो है एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, और जैसे ही हाथ को आप ऐसे मोड़ोगे, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो घट जाएगा, इसलिए ओमेगा बढ़ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन होता है ना, कि डिस्क के ऊपर एक पर्सन है, हाथ फैला के रखा है, अभी ओमेगा से घूम रहा है, अगर इसने हाथ को मोड़ लिया, अब जो सिस्टम का नया वाला ओमेगा आएगा, क्या ये ओमेगा बदल जाएगा कि सेम रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा? भाई सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है आई इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। सोचो पहले केस में जब हाथ फैला के रखा था तो आई ज़्यादा था, बाद में आई घट गया,
अगर आई घट गया तो ओमेगा बढ़ गया।